हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुणेंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। तो दोस्तों, अभी तक जो हमारा टॉपिक था वो था हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश में मृदा, और साथ में उससे संबंधित बहुत सारे टॉपिक थे जिनकी चर्चा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। ठीक है, तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने मृदा क्या होती है और इसके बाद मृदा का निर्माण भी हमने पढ़ा था। साथ ही हमने मध्य प्रदेश में मृदा का क्षेत्रवार वितरण कैसा है, किन किन क्षेत्र में मृदा पाई जाती है, मध्य प्रदेश के कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, इसके बारे में हमने बात की थी। और हमने बात की थी कि मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन की जो समस्या है उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो उसके बाद ये जो टॉपिक है वो उससे भी कनेक्टेड है, जो कि यहाँ पर जो हम आज जो लेक्चर में पढ़ेंगे वो है मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण। तो इन तीनों चीजों में जो सबसे पहला गुण हम पढ़ेंगे वो है आपका मृदा के भौतिक गुण। ठीक है, तो मृदा के भौतिक गुणों में हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, मृदा के भौतिक गुण होते क्या है। अगर मैं बात करूं तो मृदा का जो निर्माण है, मृदा का जो गठन है, मृदा का रंग, मृदा की रंध्रता, पारगम्यता और आर्द्रता, ये सारी विशेषताएं मिलकर के आपकी मृदा के भौतिक गुणों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि यहां पर सिर्फ मैं बात कर रहा हूं मृदा के भौतिक गुणों का, रासायनिक और जैविक गुणों की बात हम बाद में करेंगे। तो चलिए, अब भौतिक गुणों की शुरुआत में करता हूं। तो आपको ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये निर्माण, गठन, रंग, रंध्रता, पारगम्यता और आर्द्रता। तो इनमें सबसे जो पहला है आपका निर्माण। निर्माण के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि जो मिट्टी का निर्माण होता है वो कैसे होता है। ठीक है, हमने बात की थी कि मृदा का निर्माण जो है वो विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपक्षय व अपरदन के फलस्वरूप होता है, और यह इस अपक्षय और अपरदन में ये दो प्रमुख कारक काम करते हैं, जो कि एक भौतिक कारक होता है और दूसरा रासायनिक कारक होता है। भौतिक कारणों के अंतर्गत हम किनको शामिल करते हैं, जैसे कि वर्षा हो गया, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, और साथ में रासायनिक कारकों के अंतर्गत हम शामिल करते हैं खनिज। आपको पता है कि जो चट्टान है वो मूल रूप से किस खनिज की बनी हुई है, वो निर्भर करता है चट्टान की प्रकृति पर। अगर निश्चित रूप से चट्टान किसी न किसी खनिज से निर्मित हुई होगी तो वो रासायनिक कारणों के अंतर्गत हम उसको शामिल करेंगे। इसके बाद वही चूना पत्थर की चट्टान है या जिप्सम की चट्टान है, तो वो आपके किस में काउंट हो जाएंगे, मृदा निर्माण के रासायनिक कारकों के अंतर्गत। इसकी बात हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, इसलिए यहां पर मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। इसके बाद हम बात करेंगे मृदा के गठन की। ठीक है दोस्तों, अब मृदा का गठन होता क्या है। क्योंकि हमें पता है कि जो मृदा है, मृदा का जो निर्माण हुआ है वो या तो मृदा में बड़े बड़े कण मिलते हैं, हमें कुछ छोटे कण भी मिलते हैं, साथ में हमें सूक्ष्म आकार के भी कण हमें मिलते हैं। तो वो कण होते कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों, जितने भी प्रकार की मृदा पाई जाती है विश्व भर में, उन सभी प्रकार की मृदाओं का निर्माण जो है, जो गठन है, वो 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। वो कण कौन कौन से होते हैं, तो यहां पर देखिए मैंने लिखा है कि बालू के कण होते हैं, जिनका आकार जो है अभी हम बात करेंगे बड़ा होता है। गाद होती है जिसको हम सिल्ट बोलते हैं, इसका आकार बालू के कणों की तुलना में छोटा होता है। इसके बाद होता है आपका चीका, जिसको हम बोलते हैं क्ले। ठीक है, इसका आकार जो है गाद के कणों की तुलना में छोटा होता है। अब इन कणों का व्यास भी हमें पढ़ना पड़ता है कि इन कणों का व्यास भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसी क्रम में हम देखते हैं ये जो कण है, अब आप बालू के कण तो आपने देखा है मोस्टली कि बालू के कण कितने छोटे होते हैं, लेकिन गाद और चीका की तुलना में वो आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो आप मिट्टी में जब भी, अगर आप एक एग्जांपल, आप एक प्रैक्टिकल भी अपने घर में कर सकते हैं कि जब कभी थोड़ा सा आप मिट्टी बाहर से उठाइए और उसको किसी बर्तन में डालिए और साथ में पानी में मिक्स कर दीजिए। अब जब मिट्टी को आप घोल लेंगे तो घोलने के बाद आप उसको देखेंगे तो उसमें कुछ आपको प्योर कण दिखाई देंगे। वो कण कैसे होते हैं, वो बालू के कण कहलाते हैं। और जो मिट्टी में घुल चुकी होती है, जो कि जब आप पानी डालते हैं, पानी का कलर तो हालांकि पानी रंगहीन होता है, लेकिन वो पानी जो है गंदा हो जाएगा, तो वो जो चीका है वो चूंकि बहुत महीन होती है, ठीक है, तो वो पानी में क्या हो जाती है, घुलनशील हो जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि बालू के कणों का आकार कितना होता है। तो बालू के जो कण होते हैं मृदा में वो भी 2 प्रकार के होते हैं।
एक है आपकी, हमने लिखा यहाँ पर मोटी बालू के कण और दूसरा महीन बालू के कण। तो जो मोटी बालू के कणों का जो व्यास होता है वो दोस्तों 2 मिलीमीटर से लेकर 0.2 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि महीन बालू के जो कण होते हैं वो 0.2 से लेकर के 0.02 मिलीमीटर तक इनका व्यास होता है। इसके बाद बात करें गाद का, तो गाद जो होती है वो 0.02 मिलीमीटर से लेकर 0.002 मिलीमीटर तक इन कणों का व्यास मापा जाता है। इसके बाद जो चीका है, जो क्ले है, उसके जो कणों का जो व्यास है वो आपका 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। ये जो माप है ये अंतरराष्ट्रीय माप है दोस्तों कणों की, और ये जो तीनों कण है इन्हीं तीनों कणों से मिलकर के आपकी मृदा का गठन होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी मृदा हो, सभी प्रकार की मृदाओं में ये 3 कण ही मिलते हैं, लेकिन इन 3 कणों की हमें असमानता देखने मिलती है प्रत्येक मृदाओं में। मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी मृदाओं में इन कणों का हमें जो अनुपात मिलता है वो अलग अलग मिलता है। ठीक है, तो किस क्रम में, किस प्रकार की मृदा में इन बालुओं का, इन कणों का जो अनुपात है वो किस प्रकार मिलता है, वो उसके लिए मैंने एक यहाँ पर चार्ट बनाया है। तो चार्ट में मैंने लिखा है कि इन कणों के आधार पर जो मृदा का गठन होता है, तो गठन के आधार पर हम कितने प्रकार की मृदाओं के बारे में पढ़ते हैं, 5 प्रकार की मृदाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है पढ़ना आपको कि अगर आपको ये मृदा का गठन समझ में आ जाएगा तो आप रंध्रता, पारगम्यता और आर्द्रता को बड़ी आसानी तरीके से आप समझ पाएंगे। कैसे, वो मैं बताता हूं आपको। तो हमने अभी देखा कि गठन के आधार पर मृदा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 है आपका काली मृदा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैंने मिट्टी का नाम लिखा है कि कौन से 5 प्रकार होते हैं वो मिट्टी के। साथ में यहाँ पे मैंने जो बालू के कण है, जो चीका के कण है, जो गाद है, वो कितने कितने प्रतिशत किस किस मृदा में पाई जाती है वो इस सारणी में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करें कि जो काली मृदा है आपकी, काली मृदा में जो बालू के कण होते हैं वो कितने प्रतिशत होते हैं, 10%। इसी प्रकार जो चीका के कण होते हैं वो 45% होते हैं, और गाद भी कितनी होती है, 45%। ठीक है, कहने का मतलब कि 90% तो क्या पाया जाता है आपका, मात्र चीका एवं गाद, जो आकार में बहुत छोटे होते हैं, और 10% ही होती हैं आपके बालू के कण। ठीक है, इसके बाद दूसरी है आपकी मृत्तिका मृदा। ठीक है, इसमें जो है 33% बालू, 25% चीका और 42% जो है वो गाद होती है। इसके बाद एक है आपकी गाद दोमट मृदा, जिसमें 5% बालू, 13% चीका और 82% जो है वो गाद होती है। इसके बाद 4th नंबर की है आपकी बालुई दोमट मिट्टी। इसमें 75% बालू, 11% चीका और 14% आपकी गाद होती है। और लास्ट है आपकी दोमट मृदा। दोमट मृदा में जो बालू के कण होते हैं वो 40% होते हैं, और जो चीका के कण होते हैं वो 18% होते हैं, जबकि गाद के जो कण होते हैं वो कितने परसेंट होते हैं, 42%। ठीक है, तो ये आपको याद में रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है पहली काली मिट्टी। अब काली मिट्टी में निश्चित रूप से आपको पता है कि जो चीका है, जो गाद है, उसका प्रतिशत 90 है। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूं, अभी हम रंग को छोड़ देते हैं, पहले मैं बात करता हूं रंध्रता की। तो देखिए कि इन कणों का अध्ययन करना हमारे लिए कितना आवश्यक हो जाता है। रंध्रता, तो रंध्रता होती क्या है? रंध्रता का जो परिभाषा कर दिया जाए तो दो मिट्टी में जो दो कण, मिट्टी जो कि कणों का ही मिश्रण है ना, तो दो कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसे ही किस नाम से जानते हैं हम? रंध्रता के नाम से जानते हैं। जैसे आपको पता है कि मान लीजिए कि ये मिट्टी के कण है, ठीक है, अब ये एक कण, ये दूसरा कण, इन दोनों कणों के मध्य ये जो रिक्त स्थान है, इसी रिक्त स्थान को हमने क्या नाम दिया? रंध्र नाम दिया। ठीक है, अब मुझे बताइए कि जिस मिट्टी में बालू, अब बालू के कणों का आकार गाद और चीका की तुलना में बड़ा होता है, तो बताइए, मान लीजिए कि ये बालू के कण है और एक तरफ मैं कर देता हूं चीका के कण, ठीक है, तो किसमें रंध्रता ज्यादा होगी? ये किसके कण है? ये है आपके बालू के कण, और ये है चीका एवं गाद के कण। ठीक है, तो ये अगर बालू के कणों का आकार बड़ा बड़ा है तो उनके बीच जो रंध्रता होगी वो कैसी होगी? ज्यादा होगी। किसकी तुलना में? चीका के कणों के बीच रिक्त स्थान के। ठीक है, तो निश्चित ये आपको पता चल गया कि अब देखिए कि अब पारगम्यता कैसे रिलेट करती है। पारगम्यता का मतलब ये होता है कि यह मृदा की वह विशेष स्थिति होती है जब मिट्टी में जल जो है, वायु जो है, वो आर पार जो है वो जा सके।
ठीक है, आपको पता है कि मिट्टी में हमारा पानी भी जाता है, जब आप मिट्टी में पानी डालते हो तो वो सोख जाता है, तो वो जाता कहाँ है? ठीक है, तो वो जो जब चला जाता है तो हम कहते हैं कि मिट्टी में पानी जो है वो पारगम्य हो गया। पारगम्य का मतलब है आर पार चले जाना। ठीक है, अब ये देखना है आपको कि अगर इनके बीच रिक्त स्थान ज्यादा है तो पारगम्यता क्या होगी? पारगम्यता भी ज्यादा होगी। तो यहां पर जबकि रिक्त स्थान कम होगा तो पारगम्यता क्या होगी? कम होगी। कहने का मतलब कि अगर मिट्टी के कणों के मध्य रंध्रता कम होगी तो पारगम्यता भी कम होगी। अगर मिट्टी के कणों के मध्य रंध्रता अधिक होगी तो पारगम्यता भी अधिक होगी। ठीक है, अब ये आर्द्रता कैसे रिलेट करती है, अभी मैं आपको एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा कि आर्द्रता। अब आर्द्रता ये मतलब है कि मान लीजिए कि यहां हमने मिट्टी के जो बालू के कण हैं, बालू आपने देखा है कभी? बालू में आप पानी डालिए, जरा डालेंगे तो तुरंत नीचे चली जाएगी। कहने का मतलब बड़े कण है, रंध्रता ज्यादा है, पारगम्यता भी अधिक हो जाएगी, तो तुरंत पानी जो है उसके नीचे चला जाएगा। तो ऊपर की जो लेयर है वो उसमें पानी जो है बिल्कुल भी नहीं रुक पाएगा, तो आर्द्रता नहीं होगी। ठीक है, जब चीका जिसके छोटे कण हैं, ठीक है, अब उनमें रंध्रता क्या है? उनमें रंध्रता भी कम है, उनकी पारगम्यता भी कम है, तो पानी तो नीचे जाएगा लेकिन वो बड़े स्लो धीमे धीमे जाएगा। तो आर्द्रता, ऊपर के कण जो है वो पानी को सोखते चले जाएंगे, तो आर्द्रता भी वहां पर ज्यादा होगी। तो अब जो थ्योरी हमारी निकलकर सामने आती है वो ये है कि जिन मिट्टी के कणों में आकार अधिक होगा उनमें रंध्रता अधिक होगी, पारगम्यता भी अधिक होगी और आर्द्रता कम होगी। ठीक है, और जिन मिट्टी के कणों के मध्य रंध्रता जो है कम होगी तो पारगम्यता भी कम होगी और आर्द्रता अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, अब जैसे एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मैंने अभी पहली बार अभी आपको बताया कि बालू आप ले लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर बताया आपको कि जैसे ये बालू दोमट देख रहे हैं आप, बालू दोमट भी एक मिट्टी का प्रकार है। तो यहां पर देखिए बालू के कण कितने हैं? 75% है, जबकि सूक्ष्म कण जो कि चीका और गाद है वो बहुत कम मिलती है। तो अगर इस मिट्टी में अगर आपने पानी डाला तो चूंकि रंध्रता क्या ज्यादा है, पारगम्यता भी ज्यादा हो जाएगी, जल्दी से पानी नीचे चला जाएगा, तो आर्द्रता भी क्या होगी? कम होगी। दूसरा एग्जांपल है काली मिट्टी को ले लीजिए। काली मिट्टी में देखिए बालू के कण कितने हैं? 10% है मात्र, और चीका और गाद मिलाकर 90% कण पाए जाते हैं काली मिट्टी में। अब इसका मतलब है काली मिट्टी का निर्माण जो है, गठन जो है वो महीन कणों से हुआ है। ठीक है, तो उन काली मिट्टी के कणों के मध्य जो है रंध्रता भी क्या है आपकी? कम है, तो पारगम्यता भी कम होगी, और पारगम्यता कम होगी तो आर्द्रता निश्चित रूप से ज्यादा होगी। इसलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं कि जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि उसके जो कण है वो बड़े महीन है, उनके मध्य जो है रंध्रता कम है। ठीक है, तो पारगम्यता, अगर पानी गिरता भी है काली मिट्टी में तो पानी नीचे तो जाएगा लेकिन बहुत स्लो गति से रिस करके नीचे जाएगा, जिससे ऊपरी परत पर जो है नमी जो है वो बनी रहती है। कारण ये है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप निर्माण हम कर चुके थे, गठन ये आपको याद रखना है। इसके बाद रंध्रता भी आपको समझ में आ गई होगी, पारगम्यता भी और साथ में आर्द्रता भी। अब बात करते हैं हम मृदा के रंग का। तो मिट्टियों में मृदा के रंग का कोई विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन जो कि रंग हमें यह बताता है कि जो मिट्टी का निर्माण हुआ होगा वो किस प्रकार की चट्टान से हुआ होगा। सिर्फ इतना ही इसका महत्व है दोस्तों यहाँ पर, कि अगर आपने काली मिट्टी देखी, आपने लाल पीली मिट्टी देखी, तो आप सिर्फ इतना बता सकते हैं कि इस मिट्टी का निर्माण जो है वो किस प्रकार की चट्टान से हुआ होगा। जैसे हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था कि आपने देखा था लाल और प्लस पीली मिट्टी, हमने देखा था लाल और पीली मृदा का निर्माण कैसे हुआ, इसका जो रंग है वो लाल और पीला कैसे हुआ। तो आपने क्या जाना कि लाल और पीली मृदा का जो निर्माण होता है वो किसके फलस्वरूप हुआ? हमने पढ़ा था विंध्यन क्रम की, गोंडवाना क्रम की और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व अपक्षय के फलस्वरूप। अब चूंकि धारवाड़ क्रम की ही चट्टानों में आपका क्या मिलता है? आयरन मिलता है। हमने पढ़ा था कि जब यही आयरन O2 के साथ क्रिया करता है तो कौन सा रंग देता है? आपका लाल रंग देता है। और जब 2FeO फेरिक ऑक्साइड जो है H2O के साथ जलयोजन करता है तो कौन सा रंग देता है? आपका पीला रंग देता है। ठीक है दोस्तों, ये पीला रंग देता है। तो सिर्फ यहाँ आप देख करके मिट्टी के रंग को यही बता सकते हैं कि मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ होगा। अब जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लूं आपका काली मृदा का, तो काली मृदा का रंग काला क्यों है? तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि काली मृदा का रंग काला क्यों
क्योंकि आपको पता है कि इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो दक्कन क्रम की बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। ठीक है, अब इसी बेसाल्ट चट्टान में एक रसायन मिलता है बहुतायत मात्रा में जिसका नाम है टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट। क्या? टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट। तो अब इस जो रसायन की बहुलता के आधार पर ही आपकी वह जो मृदा है उसका रंग क्या हो जाता है? काला हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये था अभी तक का हमारा मृदा के भौतिक गुण, जिसमें आपको निर्माण, गठन, रंग, रंध्रता, पारगम्यता और आर्द्रता का अध्ययन करना होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं मृदा के रासायनिक गुणों को। तो रासायनिक गुणों के अंतर्गत हम बात करेंगे अकार्बनिक पदार्थों की, साथ ही बात करेंगे हम कार्बनिक पदार्थ और बात करेंगे हम पीएच मान का। तो कहने का मतलब ये कि जब भी आपसे पूछा जाए कि मृदा के रासायनिक गुणों के बारे में बताइए, तो मृदा के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं? मृदा के अकार्बनिक पदार्थ, मतलब मृदा में जो आपको अकार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं वो मृदा के रासायनिक गुणों को बताते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ हैं आपकी मृदा में वो भी रासायनिक गुणों का ही निर्धारण करते हैं। साथ ही मृदा का जो पीएच मान होता है, पीएच मान भी आपका रासायनिक गुण बताता है। तो ध्यान दीजिए, जो सबसे पहले मैंने लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है मृदा अकार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ होते क्या है? अकार्बनिक पदार्थ का मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, मृदा में उपस्थित जितने भी खनिजांश हैं। जब सबसे प्रारंभ में मैंने आपको मृदा की परिभाषा बताई थी तो बताया यह था मैंने कि भूपर्वतीय व धरातल की वह ऊपरी परत जो पेड़ पौधों को उगने और बढ़ने के लिए आवश्यक खनिजांश प्रदान या जीवाश्म प्रदान करती है, मृदा कहलाती है। तो मृदा में आपके होते क्या है? या तो खनिजांश होंगे, या तो जीवाश्म होंगे, जल होगा और वायु होगी, इन्हीं का मिश्रण है आपका मृदा, और कुछ कण होंगे। तो ये जो खनिज पदार्थ हैं, ये खनिज पदार्थ जितने भी मृदा में है वो क्या कहलाते हैं? मृदा में के अकार्बनिक पदार्थ। तो इसमें हम मुख्य रूप से देखिए, यहाँ पर हम इन अकार्बनिक पदार्थों में नाइट्रोजन हो गया आपका, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक है, सोडियम है, आयरन है, बोरान है, इन सब खनिजों का अध्ययन हम करते हैं। अब इन सब खनिजों, चूंकि ये मृदा में है इसलिए हम इन्हें मृदा का क्या कहते हैं? पोषक तत्व भी कहते हैं। ठीक है, अब इन्हीं पोषक तत्व में कुछ तत्व ऐसे हैं जो पौधों के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जबकि इन्हीं पोषक तत्वों में कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो किसी एक विशेष, जो पेड़ पौधों के किसी एक विशेष क्रिया या उसके किसी एक विशेष अंग के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हमने इन पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा हुआ है। एक है आपका मुख्य पोषक तत्व और दूसरा है आपका गौण पोषक तत्व। तो मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत हमने शामिल किया है नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, पोटेशियम को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, जबकि गौण पोषक तत्वों के अंतर्गत हमने शामिल किया है जिंक, सोडियम, आयरन और आपका बोरान हो गया। तो अब देखते हम ये हैं, मैंने इन्हें मुख्य और गौण में क्यों बांटा? याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है मुख्य पोषक तत्व है ये पौधों के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। कि कहने का मतलब अगर मिट्टी में ये नहीं होंगे तो मिट्टी में पेड़ पौधों का विकास जो है वो नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिए कि जो फसल हम लोग, जब कभी क्रॉप जो हम इस मृदा में खेती करते हैं, तो खेती करने के दौरान जब हम यूरिया वगैरह मिलाते हैं, वहां पर यूरिया मिलाते क्यों है? ताकि फसलों, और अगर मैं बात करूं तो यूरिया में होता क्या है? तो यूरिया में आपका होता क्या है? एनपीके। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यही होता है। अगर ये नहीं होगा, ये दिया भी क्यों जाता है? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि पेड़ में अगर वो बड़े होंगे, फल लगेंगे, फूल लगेंगे, इनका जो निर्धारण होता है वो इन्हीं मुख्य पोषक तत्वों से होता है। जबकि ये जो गौण पोषक तत्व है ये किसी एक पेड़ पौधों की एक किसी विशेष क्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अगर मृदा में इन तत्वों की कमी है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि पेड़ बड़े नहीं होंगे, उनमें वृद्धि नहीं होगी, उनका विकास नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमने इनको क्या नाम दिया है? गौण पोषक तत्व। तो आइए बात करते हैं कि मुख्य पोषक तत्व में पहला आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन करता क्या है? तो लिखा है मैंने यहाँ पर, कुछ शॉर्ट टर्म में ही लिख दिया है ताकि आप लोग इसको देख करके अपना एक नोट्स तैयार कर सके। और मैं तो कहता हूं कि अगर ये कभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है तो आप जो है तो थोड़ा सा बता सकते हैं रासायनिक गुणों के बारे में कि अकार्बनिक, कार्बनिक और पीएच मान
के सम्मिलित रूप का अध्ययन हम मृदा के रासायनिक गुणों में करते हैं। फिर ये टेबल अगर आपने इतना बना दिया तो निश्चित रूप से आपकी जो मार्किंग होगी वो बेहतर तरीके से होगी। तो चलिए, मुख्य पोषक तत्व की मैं बात कर रहा था कि पहला है आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन करता क्या है, जो कि ये मिट्टी में है, तो ये पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए, साथ ही पेड़ पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए ये जो है सहायक होता है ये खनिज। ठीक है, इसलिए इसको हमने मुख्य पोषक तत्वों में शामिल किया। इसके बाद है आपका फास्फोरस। ये क्या है, ये पेड़ों की जो जड़ें हैं उन जड़ों के विकास में सहायक होता है। ठीक है, निश्चित तौर पर कि जितनी भी जड़ें गहरी होती जाएंगी पौधों की, वो उतने ही स्थायी होंगे, और साथ ही उनको, आपको पता है कि जड़ों के माध्यम से ही वो क्या करते हैं, पानी का और खनिजों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है कि पेड़ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए ये खनिज जिम्मेदार होता है। इसके बाद है आपका कैल्शियम। तो कैल्शियम मृदा में चूंकि आयरन भी होता है, तो जब पेड़ पौधे उस मिट्टी से आयरन को जब अवशोषित करते हैं, उसके लिए आपके का क्या होना आवश्यक होता है, मैग्नीशियम। ठीक है, और कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम जो है पौधों में कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। कि अगर पौधों में कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो निश्चित तौर पर उनमें जो कोशिका विभाजन का काम है वो बड़ी ही धीमी गति से होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं गौण पोषक तत्वों की। तो ये गौण पोषक तत्वों में मैंने लिखा, पहला है जिंक। तो जिंक क्या करता है कि पेड़ पौधों में एंजाइम के निर्माण के लिए और साथ ही प्रोटीन के संश्लेषण के लिए ये खनिज जो है जिम्मेदार होता है। इसके बाद है आपका सोडियम। सोडियम जो है पेड़ पौधों में सूखा प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने के लिए जिम्मेदार होता है, आवश्यक होता है। कहने का मतलब है कि अगर मिट्टी में सोडियम है तो निश्चित तौर पर उस मृदा में जो पेड़ है उनको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपने देखा होगा कि जो जैसे कि ऐसे कुछ क्षेत्र है जहां वर्षा कम होती है, तो अगर वहां की मिट्टी में जो है तो अगर सोडियम है तो वो जो पेड़ है वो सूख नहीं पाते, क्योंकि ये अपने आप में जो खनिज है जो मिट्टी में मिला हुआ है वो पेड़ पौधों में सूखा प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण कर देता है। इसके बाद मैं आयरन की बात करूं तो आयरन क्या करता है कि पेड़ पौधों की जो उपापचयी क्रिया होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। और इसके बाद है आपका बोरान। बोरान एक क्लोरोफिल के निर्माण में पेड़ पौधों में सहायक होता है, और क्लोरोफिल आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि पौधों को भोजन निर्माण में सहायक देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था रासायनिक गुणों के अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थ। इसके बाद हम देखते हैं मृदा के रासायनिक गुणों के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ को। तो दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ होते क्या है, तो मैंने दो बात आपको बताई थी कि मृदा में उपस्थित खनिजांश और जीवाश्म। तो खनिजांश की बात हमने कर ली, अब मैं बात कर रहा हूं जीवाश्म। तो आपको पता है कि मृदा में हमारे मृत जीव जंतु और पेड़ पौधे भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेड़ जो होते हैं सूखने के बाद जो पत्तियां सूखती हैं, और तो वो भी एट लास्ट कहां पर गिरती हैं, हमारे मृदा में ही गिरती हैं। ठीक है, ठीक है, जब पत्ते अगर जमीन पर गिरते हैं तो हम देखते हैं कि वो जाते कहां हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जो मृत जीव जंतु, कभी आपने देखा होगा कि गांवों में अक्सर ये होता है कि जब कोई जीव मर जाता है तो उसको ले जाकर वो खेतों में डाल देते हैं, और फिर आप देखते हैं कुछ 2-4 दिनों के बाद वो जीव वहां से गायब सा हो जाता है, वहां आपको कुछ नहीं मिलता। तो उसका कारण क्या है, तो क्या है कि जो मृदा में हमारे बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, तो वो जीव क्या करते हैं, इन सड़े जो मृत पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं उनको क्या कर देते हैं, वो अपघटित करके वो क्या कर देते हैं, मृदा में मिला देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, अगर मैं बात करूं तो कार्बनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की कुछ न कुछ मात्रा उपस्थित होती है, इसलिए इनको हम किस नाम से भी कह सकते हैं, जान सकते हैं, जैविक पदार्थों के नाम से भी। ठीक है, तो मृत जीव जंतु और पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं, अपघटित पदार्थ। और ये अपघटन इनका कर्ता कौन है, मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव। और यही सूक्ष्म जीव अपघटित करने के उपरांत चूंकि मृदा की उर्वरकता को ये बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के क्रम में जो बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस की अगर मैं परिभाषा बताऊं तो ये होती ये है कि मृदा में उपस्थित अपघटित जैविक पदार्थ जैसे मृत जीव जंतु एवं पेड़ पौधे जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पर है कौन, यही पदार्थ है,
और इन्हीं पदार्थों का अपघटन कौन करता है? आपके सूक्ष्म जीव। और अपघटित करने के उपरांत मृदा की ये उर्वरता को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहां पर करना है कार्बनिक पदार्थों में। इसके बाद मैं बात करूं पीएच मान की। पीएच मान को भी हम मृदा के रासायनिक गुणों में शामिल करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि किसी भी पदार्थ या तत्व का पीएच मान हम पीएच स्केल के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी तत्व का पीएच मान जो है 7 से कम होता है तो निश्चित तौर पर वह उस तत्व की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? अम्लीय होगी। ठीक है, अगर किसी तत्व का पीएच मान 7 है, सिर्फ 7 है, तो उस तत्व की प्रकृति उदासीन होगी। कहने का मतलब ना तो वह उसे हम अम्लीय में शामिल करेंगे, ना ही क्षारीय में शामिल करेंगे। लेकिन अगर किसी तत्व का पीएच मान 7 से अधिक आता है और 14 तक, जो कि पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक के ही अंक होते हैं। ठीक है, तो 7 से जब 14 तक का जो पीएच स्केल में मान आता है किसी भी तत्व का, तो वो उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ठीक है, और एक चीज और मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि किसी भी तत्व का की क्षारीयता व अम्लीयता का निर्धारण उस तत्व में विद्यमान चूने की मात्रा करता है। कैसे? कि मगर अगर किसी भी तत्व में चूने की मात्रा कम है तो वह तत्व कैसा होगा? अम्लीय होगा। और अगर किसी तत्व में या मिट्टी में ही ले लीजिए, अगर चूने की मात्रा अधिक है तो वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। कैसे? मैं आपको बताऊं कि हमने जब मिट्टी पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था काली मिट्टी को। काली मिट्टी का हमने पीएच मान कितना पढ़ा था दोस्तों? 7.5 से 8.5 होती है, मतलब 7 से अधिक है। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था इसमें जो है तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, जबकि चूना जो होता है, आयरन होता है, एल्यूमिनियम, इनकी अधिकता होती है। तो चूने की अधिकता के कारण ही जो काली मिट्टी है उसकी प्रकृति कैसी थी? क्षारीय थी। ठीक है, तो अगर कभी ये क्वेश्चन बने, अभी हालांकि आगे हम बात करेंगे कि अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा की अम्लीयता को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो चैप्टर है आपका वो कंप्लीट हो जाता है कार्बनिक पदार्थों की चर्चा करने के बाद। कार्बनिक पदार्थ और किसी भी पदार्थ का पीएच मान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम मृदाओं के पीएच मान के बारे में बात करते हैं, जो कि हम पहले के लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम मृदा के जैविक गुणों के बारे में। चलिए, तो अब बात ये उठती है कि हम मृदा के जैविक गुणों में पढ़ते क्यों हैं? इसको मतलब इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते क्यों हैं दोस्तों? ठीक है, तो एक बात जान ले कि मृदा के जैविक गुणों में हम उन चीजों को पढ़ते हैं जैसे कि आपके सूक्ष्म जीव हो गए, ठीक है, सूक्ष्म वनस्पतियां हो गई, या कुछ अन्य ऐसे जीव हो गए जो मृदा के जैविक गुणों में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो जीव है, ये जो वनस्पतियां हैं, ये किस प्रकार से जो मृदा है, मृदा के भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके उनकी जैविक जो वृद्धि है, शक्ति है, उसमें कैसे वो वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं जैविक गुणों के अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे सूक्ष्म जंतु समूह को, तत्पश्चात पढ़ेंगे सूक्ष्म वनस्पति समूह को, इसके बाद है जीवाणु समूह और नत्रजन जीव, और हैं आपके अन्य जीव। ठीक है दोस्तों, तो सूक्ष्म जो जंतु समूह है, जंतु समूह के अंतर्गत हम शामिल करते हैं प्रोटोजोआ को, साथ में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव और हैं जिन्हें हम कृमि और सूत्रकृमि के नाम से भी जानते हैं। तो ये किस प्रकार से मृदा की जैविक गुणों में वृद्धि करते हैं? अगर मैं बात करूं, जैसे मैं इस प्रोटोजोआ के नाम ले लूं या कोई भी सूक्ष्म कृमि है आपका, अब चूंकि आपको पता है कि ये जो जीव होते हैं ये मृदा में उपस्थित होते हैं। मैंने बात की थी कि जो हम सूखे पत्ते जो गिरे हुए हैं जमीन पे, जो पेड़ पौधे हैं जो मृत हो चुके हैं, या मृत जीव जंतु जो है, तो इन जीव जंतुओं को एक्चुअली हम जब देखते हैं तो इन्हें तो या तो कुत्ते वगैरह इनके मांस को खा जाते हैं, ठीक है, लेकिन इनको जो जमीन से समाप्त कौन करता है? तो यही जो सूक्ष्म जीव हैं, यही सूक्ष्म जीव इनका जो है, इनके शरीर का वो अपघटन कर देते हैं, और अपघटन करने के उपरांत जो भी कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ है उस जीव के अंदर, उसको वो क्या कर देते हैं? उस मिट्टी में मिला देते हैं, और मिलाने के पश्चात क्या होता है? उस मिट्टी के जैविक गुणों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और बात करें सूक्ष्म वनस्पति समूह, वनस्पति समूह में बात आती है कवक की, काई हो गया, शैवाल हो गया, झाड़ियां हो गई, यहाँ या पेड़ पौधे हो गए। तो ये भी पेड़ पौधे जब मरते हैं, मृत होते हैं, या जो ये आपके जो चारा भी हो गया है ना, समझ पा रहे हैं, तो जब ये भी सूख जाते हैं, तो सूखने के उपरांत एट लास्ट वो कहां जाके मिलते हैं? मृदा में ही मिलते हैं। तो निश्चित रूप से अब जो देखिए कि ये जो कवक है, काई है, शैवाल है,
इसमें भी कुछ खनिजांश तो होंगे ही होंगे ना। तो जब ये मरेगा, इसका अपघटन होगा इन पेड़ पौधों का, तो वो भी क्या होगा, वो सारी की सारी चीजें जो है तो उस मिट्टी में मिल चुकी होंगी, और मिलने के पश्चात होगा क्या, मृदा के जैविक गुणों में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जीवाणु समूह, स्वजीवी, परजीवी या सहजीवी। ये भी क्या करते हैं, ये भी जो मृत जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, इनके शरीर को अपघटित करने का काम करते हैं, और अपघटित करने के पश्चात मृदा की जैविक शक्ति में क्या करते हैं, ये बढ़ोतरी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके लिए एक विशेष तथ्य ये है दोस्तों कि जो कटिबंध है, कटिबंधों में हमने पढ़ा था उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है, तो बात क्या है कि जहां उष्ण कटिबंधी जो क्षेत्र होते हैं, उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में ये जो है ये ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये तो रहते हैं, जैसे मैं बात करूं उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में, हमारे यहाँ पर जो जितने भी विश्व में उष्ण कटिबंधी क्षेत्र आते हैं, वहां पर ह्यूमस की मात्रा में हमेशा कमी देखने मिलती है। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में ये जो जीवाणु है, चाहे वो स्वजीवी हो, परजीवी या सहजीवी, ये अधिक क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। सक्रिय होने के क्रम में चूंकि इनको भूख लगी होती है, तो ये खाते क्या है, अगर इनको कुछ नहीं मिलता तो ये मिट्टी में जो मिश्रित है आपका ह्यूमस, उस ह्यूमस को ही वो क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो ये जब इन कटिबंधी क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में ह्यूमस की कमी का कारण क्या होता है, इन जीवाणु समूहों की सक्रियता। ठीक है, इसके बाद इसके विपरीत अगर मैं देखूं तो शीत कटिबंध में क्या होगा, या शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में ये जो है ये बहुत एक्टिव, सक्रिय नहीं होते। सक्रिय ना होने के उपरांत क्या है, उन क्षेत्रों पर आपको, या वहां की जो मृदा होती है, उस मृदा में आपको ह्यूमस की मात्रा अधिक देखने मिलेगी उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की अपेक्षा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं नत्रजन जीव की। नत्रजन का मतलब है ऐसे जीव जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। ठीक है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि मृदा में मुख्य पोषक तत्व होते हैं, और गौण पोषक तत्व के बारे में बात की थी मैंने। तो मुख्य पोषक तत्व में जो पहला पोषक तत्व था आपका, उसके बारे में मैंने बताया था, वो है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, और नाइट्रोजन को हमने मुख्य पोषक तत्व में शामिल इसलिए किया था क्योंकि यह पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए और प्रोटीन के निर्माण में ये सहायक होता है। तो मुझे बताइए, क्या पेड़ पौधे नाइट्रोजन का डायरेक्टली प्रयोग करते हैं क्या? वायुमंडल में आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में यही गैस मिलती है, लेकिन पेड़ पौधे नाइट्रोजन का डायरेक्टली प्रयोग जो है वो नहीं करते हैं। तो करते किस रूप में है? करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, तो नाइट्रेट के रूप में कैसे करते हैं? क्योंकि इन जीवों की मदद से। ठीक है, कैसे? एन एग्जाम्पल मान लीजिए, ये आपका जो है तो भूपर्पटी है, और इसके ऊपर ये आपकी का पेड़ है, और ये उसकी जड़ें हैं। ठीक है, अब इन्हीं जड़ों में क्या है, ये जीव जो है पाए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जो राइजोबियम होता है वो दलहनी फसलों की जड़ों में जो गांठ होती है, उन गांठों में हमें ये जीव मिलता है। ठीक है, तो होता क्या है कि चूंकि पेड़ जो है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाते, तो होता क्या है कि ये जो जीव है जो मिट्टी में है, ये इस नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के उपरांत ये किसमें परिवर्तित कर देते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में। फिर नाइट्रेट का प्रयोग जो है पेड़ पौधे प्रत्यक्ष रूप से कर पाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरता को या उसकी जैविक शक्ति में वृद्धि करते हैं कौन? राइजोबियम व एजिटोबैक्टर जैसे नाइट्रोजन जीव। इसलिए हम इनको पढ़ते हैं मृदा के जैविक गुणों में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है अन्य जीव। अन्य जीवों में जैसे मैंने यहां पर लिखा है, घोघा हो गया आपका, मकड़ी हो गया, केचुआ हो गया, चूहा हो गया। अब आपको पता है कि ये जितने भी जीव हैं ये मृदा में ही अपने घर का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब घर के निर्माण करने के क्रम में ये क्या करते हैं, मृदा में वो गड्ढे की खुदाई करते हैं। और खुदाई करने के क्रम में ये क्या करते हैं, जो नीचे की मिट्टी है उसको ऊपर कर देते हैं, फलस्वरूप ऊपर की मिट्टी कहां चली जाती है, वो नीचे। तो ये मृदा को उलटने का काम करते हैं। इससे होता क्या है कि जो नीचे की उपजाऊ मिट्टी है वो कहां आ जाती है, ऊपर आ जाती है, जो कि पेड़ पौधों के लिए या फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये घोघा, मकड़ी, केचुआ और चूहा। आपको केचुओं को पता है कि केचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है, और केचुए के द्वारा ही एक खाद भी बनाई जाती है जिसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और केचुए पालन को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्मी कंपोस्ट।
ठीक है, वर्मी कल्चर बोलते हैं इसको, है ना। अब आपको पता है कि केचुए के द्वारा ये वर्मी कंपोस्ट बनाई कैसे जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक फॉर्म है, एक खेत है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, केचुओं को पाला गया। अब केचुओं का आहार क्या होता है, या तो वो सूखे पत्ते हो गया या सब्जियों की छीलन हो गई, यही वो खाते हैं, ठीक है। तो इनके सामने इन्हीं को क्या कर दिया जाता है, सब्जियों के छीलन को या सूखे पत्तों को डाल दिया जाता है। अब ये जो केचुए हैं, इनमें एक विशेष गुण पाया जाता है कि ये अपने भार का लगभग 5 से 10 गुना तक आहार जो है वो ग्रहण करते हैं। और इस आहार से उनको जो ऊर्जा मिलती है, या इस आहार को वो मात्र 5 से 10% ही अपने शारीरिक क्रियाओं के लिए यूज करते हैं, बाकी का बाकी वो क्या करते हैं, अपचित पदार्थ के रूप में वो बाहर निकाल देते हैं। और जो बाहर निकला ही पदार्थ है वही आपका क्या कहलाता है, वर्मी कंपोस्ट कहलाता है, जो गोबर की खाद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम केचुए को पढ़ते हैं, चूहे को पढ़ते हैं, क्योंकि यह मृदा के जैविक गुणों में बढ़ोतरी करते हैं। ना कि ये, बल्कि ये सभी जीव जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं अभी तक, वो सभी किसी न किसी प्रकार से मृदा के भौतिक और उनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके मृदा के जैविक गुणों में वृद्धि करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारा टॉपिक है वो है मृदा क्षरण। मृदा क्षरण के कारणों से उसका क्या परिणाम होता है मृदा क्षरण का, और उसके उपाय देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि मृदा क्षरण और मृदा अपरदन, ये दोनों बातें एक सी हैं। ठीक है, तो बात होती है कि मृदा अपरदन क्या होता है। तो मृदा अपरदन क्या है कि जब मृदा की जब ऊपरी परत, जो ऊपरी उपजाऊ परत है, या बारिश के पानी के माध्यम से या तेज गति की वायु के माध्यम से, जब मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत या तो बह जाए या तो हवा के साथ उड़ जाए, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता में कमी आती है, यही आपकी क्या कहलाती है, मृदा अपरदन। ठीक है, अब मृदा अपरदन के कारण को देखते हैं कि कौन कौन से कारण है मृदा अपरदन होने के। तो पहला कारण मैंने लिखा है नदी। तो दोस्तों, नदी किस प्रकार से मृदा अपरदन करती है। आपको पता है कि जब वर्षा काल में जब नदियों में बाढ़ आती है तो बाढ़ का फैलाव काफी दूर तक हो जाता है, और जब पानी चढ़ता है, जिसको हम कहते हैं ना पानी चढ़ा पानी उतरा, तो जब पानी उतरने के क्रम में जब पानी कम होता है, पानी का जल स्तर, तो वो अपने साथ क्या करता है, मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत है उसको अपने साथ बहाकर ले जाता है। इससे होता क्या है, इससे मृदा की उपजाऊ क्षमता में कमी आती है। ठीक है, फिर दूसरा, ठीक है, अब दूसरा कारण देखते हैं, मार्ग में परिवर्तन। तो नदियों में जब मार्ग में परिवर्तन करती हैं अपनी, तो उस क्रम में भी क्या होता है, वो नदियों के द्वारा जो है भूमि का जो है उपजाऊ परत अपने साथ वो बहाकर ले जाती हैं। इस क्रम में भी आपका जो है तो मृदा अपरदन होता है। और तीसरा कारण है नदियों के द्वारा जो कटाव लगातार होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि इस प्रकार का अपरदन हमें सभी प्रकार की नदियों में देखने मिलता है, चाहे वो मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, चाहे वो नंबल हो, चंबल नदी हो, चाहे वो नर्मदा हो, या गंगा नदी हो, या नर्मदा नदी हो, कोई भी नदी हो। ठीक है, तो अब चूंकि वो बह रही हैं, तो बहने के क्रम में अपने बहाव के साथ वो अपने किनारों का भी क्या करती जाती हैं, कटाव करती जाती हैं। इससे भी जो है तो मृदा अपरदन होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा रीजन है मूसलाधार वर्षा। मूसलाधार वर्षा, आपको पता है कि जब तेज गति से जब वर्षा होती है तो उसका जो बहाव होता है वो बहुत तेज होता है। उस बहाव से क्या होता है, मिट्टी की जो उपजाऊ परत होती है वो बह जाती है पूरी की पूरी पानी के साथ, तो मृदा अपरदन हो जाता है। थर्ड है आपका वनस्पति विहीन क्षेत्र। तो ये भी पता है आपको कि जिन क्षेत्रों में वनस्पति होती है, मतलब कि पेड़ पौधे करते क्या है, ये मिट्टी को आपस में बांध करके रखते हैं। अब निश्चित रूप से जिन क्षेत्रों पर वनस्पति नहीं होगी, उन क्षेत्रों पर मृदा अपरदन या मृदा क्षरण की जो समस्या है वो हमें अधिक देखने मिलती है। इसके बाद है अनियंत्रित चराई। अनियंत्रित चराई, ये जैसे हमने देखा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा वहां पर चारागाह बहुत होते हैं। ठीक है, तो पशुओं को छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो चारे को तो खाते ही हैं। अब चूंकि मैंने बताया था आपको कि जो चारा होता है वो भी मिट्टी को बांध कर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो जब चारे को खा लिया जाता है तो भी मिट्टी की पकड़ जो होती है वो ढीली हो जाती है। साथ ही जो पशुओं के जो खुर होते हैं, खुर मतलब उनके पैर, वो जब चलते हैं मिट्टी में
तो मिट्टी में उनके जो पैर खुर के माध्यम से मिट्टी क्या हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, ढीली हो जाती है गर्मियों के दिनों में। और जब गर्मी के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो वही भुरभुरी मृदा क्या होती है, मिट्टी के साथ बह जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अनियंत्रित चराई मृदा अपरदन का एक कारण मान है। इसके बाद है कृषि के अवैज्ञानिक ढंग। अवैज्ञानिक ढंग जैसे कि ढाल की ओर जुताई करना। अब आपको पता है कि अगर जैसे कि कोई पहाड़ी भाग है, अब इसकी ढाल इस ओर है और इसी ओर आप जो है तो ऐसे ऐसे करके आप जुताई कर रहे हैं, तो होगा क्या, होगा ये कि पानी बरसेगा, बरसने के क्रम में चूंकि ढाल भी है तो पानी के साथ जो है तो ऊपरी जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, बह जाएगी और मृदा अपरदन होगा। स्थानांतरित कृषि जिसको हम कहते हैं झूम कृषि के भी नाम से, झूम कृषि में होता क्या है दोस्तों, झूम कृषि ये एक अवैज्ञानिक पद्धति है, या ये भी कह सकते हैं कि ये एक कृषि करने की परंपरागत तकनीकी है। इसमें परंपरागत साधनों का भी प्रयोग करते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है और ये क्षेत्र जो है ये जंगल क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, यहाँ पर काफी सारे पेड़ हैं। तो झूम कृषि करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इन वृक्षों को क्या काट दिया जाता है या आग लगा दिया जाता है, जिससे वो क्षेत्र जो है आपका साफ हो जाता है। अब यहाँ पर कृषि की जाती है। कृषि करने के उपरांत जब तक इस क्षेत्र की, इस भूमि की या मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अच्छी रहती है तो आप इस पे खेती करते हो। उपजाऊ क्षमता कम होने पर इस क्षेत्र को छोड़कर आप अन्यत्र दूसरे क्षेत्र पर पहुंच जाते हो और वहां भी इसी क्रिया को पुनः आप दोहराते हो। इसको क्या कहते हैं, झूम खेती। ठीक है। इसके बाद है अनियंत्रित निर्वनीकरण का मतलब है पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई से, कि दोस्तों की पेड़ पौधों की जो कटाई होने के फलस्वरूप जो है हमें यह मृदा अपरदन की समस्या देखने को मिलती है। तो ये थे आपके मृदा क्षरण या मृदा अपरदन के प्रमुख कारण। अब देखते हैं कि इन कारणों से क्या परिणाम होता है मृदा क्षरण का या मृदा अपरदन का। तो पहला है नदियों में बाढ़ आना। ठीक है दोस्तों, आपको पता है ये जो पॉइंट है, नदियों में बाढ़ आना और गाद का जमा होना, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट होता है। अब मैं बात करूं कि आपको पता है कि हमने पढ़ा है अभी कारणों में कि जब मूसलाधार वर्षा होती है तो मृदा की जो ऊपरी परत होती है वो वर्षा जल के साथ बह करके नदियों में चली जाती है। तो निश्चित तौर पर अगर ये कोई नदी है, अब इस नदी की एक निश्चित गहराई होगी। ठीक है। अब जब सारी मिट्टियां जो है बह करके इस नदी में आ जाएंगी तो क्या होंगी, ये इसके निचले स्तर पर वो जाकर के इकट्ठा होती जाएंगी और कालांतर में क्या होंगी, एक मोटा स्तर बना लेंगी। ठीक है। अब क्या होगा कि जब पानी आएगा वर्षा काल में तो नदियों में गहराई चूंकि अब कम हो चुकी है तो जल्दी नदियां भरेंगी और बाढ़ का खतरा जल्दी होगा। ठीक है। गाद का जमाव यही है कि गाद मतलब कि जो अपरदन के फलस्वरूप जो मिट्टी आई है वो एक गाद के स्वरूप में वहां पर जमा हो गई है। इसके बाद हमने पढ़ा उर्वरता में कमी आती है, ये भी एक प्रमुख कारण है। अब चूंकि होता क्या है कि जितनी भी ऊपरी उपजाऊ परत है, ऊपरी उपजाऊ परत तो बह गई। ठीक है। अब जो बस्ती है हमारे पास मृदा वो कैसी होती है, वो उर्वरक विहीन होती है। ठीक है। उसमें अब जब आप उपज करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें पैदावार कम होगी। इसके बाद है बांधों की आयु का कम होना। तो मृदा अपरदन होता क्या है, इसमें क्या कि आपको पता है कि हम जो है तो खेतों में मेड़ बनाते हैं। ठीक है। अब मेड़ बनाने के क्रम में जब मृदा अपरदन होता है तो यही जो मेड़ होते हैं वो अपरदन को क्या कर देते हैं, रोकते हैं। लेकिन कालांतर में यही जब प्रक्रिया काफी समय तक चलती रहती है तो ये जो मेड़ है इस पर भी खतरा होने लगता है। होता ये है कि ये मिट्टी आकर जमा होने लगती है मेड़ पे और ये लगभग उस मेड़ के अस्तित्व को लगभग समाप्त कर देती है। इसके बाद बात करें पोषक तत्वों का ह्रास। तो निश्चित तौर पर हमें पता है कि मृदा की ऊपरी परत पर पोषक तत्व विद्यमान होते हैं और जब ये बह चुके होते हैं वर्षा के जल के साथ तो मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था मृदा क्षरण का परिणाम। इसके बाद देखते हैं कि मृदा क्षरण को रोकने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। तो पहला उपाय है बांधों का निर्माण करना। जैसे मैंने भी बात करी कि होता क्या है कि अभी आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो आपको हर खेत के चारों तरफ जो है तो आपको मेड़ दिखलाई पड़ेगी। अब ये बांधते क्यों है, खुला भी तो रख सकते हैं। इसका रीजन इसके पीछे यही है दोस्तों कि मिट्टी में जब पानी आया वर्षा काल में तो जब पानी बहता है तो बहने के साथ मिट्टी भी बहा कर ले जाता है। तो जब हम चारों तरफ से मेड़ बना देते हैं तो मिट्टी का बहना जो है वो रुक जाता है। मतलब कि मिट्टी तो बहेगी लेकिन वही मिट्टी आपके खेत के अंदर ही
रहेगी, कहीं और नहीं जा पाएगी, जिससे जो है अपर्दन नहीं हो पाता। दूसरा है वृक्षारोपण करना। ठीक है, हमने ये देखा है कि वृक्षों को की कटाई रोकने के साथ साथ आपको वृक्ष लगाने भी चाहिए, क्योंकि वृक्ष करते क्या है, ये मिट्टी को आपस में बांध कर रखते हैं, जिससे कि मृदा अपरदन जो है तो वो कम होता है। तो आपको जो है वृक्षारोपण भी करना चाहिए। इसके बाद है अनियंत्रित पशुचारण पर प्रतिबंध। हमने बताया था कि ये भी एक कारण है, अनियंत्रित चराई। तो अगर आप इसको जो है अनियंत्रित करेंगे, मतलब कि इनको इस चराई को जो है नियंत्रण में रखेंगे, तो जैसे कि कोई एक भूमि है जो अनुपजाऊ है, अनुर्वरक है, उस भूमि पर आप जो है पशुचारण करवाएं, उपजाऊ भूमि पर नहीं। यही इस पर जो है तो प्रतिबंध लगाकर आप जो है मृदा की अपरदन को कम कर सकते हैं। इसके बाद है फसलों का चक्र। फसलों का चक्र का मतलब है कि एक ही जमीन पर आपको जो फसल उपजाना है वो अलग अलग होनी चाहिए। जैसे अभी आपने अगर गेहूं उपजाया तो फिर आप चना कर ले, फिर आप सोयाबीन कर ले। तो क्या है कि फसलों का चक्रण आपको मृदा अपरदन की समस्या से वो कम करता है। ठीक है, इसके बाद सीढ़ी नुमा खेत बनाना। सीढ़ी नुमा खेत भी एक अच्छा उपाय है, क्योंकि होता ये है कि जब जैसे कि ये उपाय हमेशा पर्वतीय क्षेत्रों पर अपनाया जाता है। जैसे कि ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, अब यहाँ पर आपने सीढ़ी नुमा जो है तो खेत ऐसे ऐसे करके बना दिया। अब निश्चित तौर पर देखिए, जब पानी मान लीजिए यहाँ पर आया, अब गिरेगा तो जैसे सीढ़ी होती है ना स्लोप, तो वो तेज गति से जो है वो पानी नहीं नीचे जा पाएगा, वो गिरेगा तो उसकी रफ्तार जो है वो धीमी हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप जो है अपरदन कम होगा। ठीक है, फिर है मिट्टी के उड़ने के लिए अवरोध लगाना। अब हमने पढ़ा है कि मृदा का जो अपरदन होता है वो वर्षा के जल के साथ तो होता ही है, साथ ही तेज गति से चलने वाली हवा के द्वारा भी मृदा अपरदन होता है, क्योंकि ये जो हवा है ये मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ परत को अपने साथ क्या करता है, उड़ाकर ले जाता है। तो निश्चित तौर पर आपको अवरोध लगाना चाहिए ताकि इस अपरदन को हम कम कर सके। इसके बाद झूम कृषि पर नियंत्रण स्थापित करना। अब पता है आपको कि झूम कृषि मैंने अभी आपको बताया था, उसमें आप वृक्ष को काटते भी हो और फिर जब उपजाऊ भूमि कम हो जाती है तो आप उसको छोड़कर कहीं और भी झूम खेती करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की जो वैज्ञानिक खेती है उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो दोस्तों अब हमारा जो टॉपिक है वो है समस्याग्रस्त मृदा एवं परिष्कार के तरीके। तो सबसे पहले देखते ये हैं यहाँ पर कि मृदा की समस्या है क्या, या समस्याग्रस्त मृदा किसे कहते हैं। तो मृदा की उर्वरता में होने वाला ह्रास ही मृदा की समस्या कहलाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन कारणों को देखते हैं, और परिष्कार के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं उन तरीकों पर भी अपन गौर करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं समस्याग्रस्त मृदा के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला नंबर 1 है कि आपका मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन भी एक प्रकार से आपकी मृदा की क्या है, समस्या है। और वो हमने अभी पढ़ा है कि मृदा अपरदन किन किन कारणों से होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जलाक्रांति। जलाक्रांति का मतलब है जल भराव की स्थिति। अब ये क्यों एक समस्या है, क्योंकि दोस्तों जल भराव के कारण होता क्या है कि जब किसी क्षेत्र विशेष में जल भर जाता है तो वहां पर जो आप बीज बोते हैं उस बीजों को चूंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, फलस्वरूप वो बीज अंकुरित नहीं हो पाते, और CO2 की सांद्रता अधिक होने के कारण उनमें जो जड़ों का विकास होना चाहिए वो विकास संभव नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए ये जो जलाक्रांति है ये भी एक प्रकार की मृदा की समस्या बनी हुई है। नंबर 3 है अम्लीता एवं क्षारीयता। अम्लीता के बारे में हमने पढ़ा है कि जिस किसी भी जब मृदा में जो है मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह मृदा अम्लीय कहलाती है, और जब यह 7 से लेकर 14 तक पीएच मान हो तो मृदा कैसी कहलाती है, आपकी क्षारीयता। ठीक है, तो मृदा की अम्लीता और मृदा की क्षारीयता भी एक प्रकार की मृदा की समस्या है। इसके बाद बंजर भूमि। तो बंजर भूमि की भी समस्या मृदा की समस्या है, और मरुभूमि का विस्तार ये भी एक प्रकार की समस्या है। आपको पता है कि वर्तमान समय में हमारे देश में मरुभूमि की जो समस्या है ये लगातार जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, और ये जो मोस्टली है वो आपने देखा पहले थार का मरुस्थल का क्षेत्रफल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, और आप चाहे तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो मालवा का संपूर्ण पठार है, और उसके बाद चूंकि राजस्थान की भूमि लगती है तो वो पूरी की पूरी भूमि जो है अभी उसका भी मरुस्थलीकरण जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये भी एक प्रकार की मृदा की आपकी समस्या है। और फिर है लास्ट है आपका भूमि अपहरण। भूमि अपहरण का मतलब है
कि अभी आप देख रहे हैं कि जो जिस प्रकार से नगरों का जो नगरीकरण बढ़ रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है, तो जो मृदा है, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि वे मृदा उपजाऊ है या अनुपजाऊ है, सभी प्रकार की मृदाओं में हम क्या कर रहे हैं, वृक्षों को काट भी रहे हैं और साथ में नगरों का विस्तार भी कर रहे हैं। तो जो भूमि है उसका अपहरण एक प्रकार से हो रहा है। तो ये भी समस्या जो है वर्तमान समय में मृदा की एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। ठीक है, अब इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए या इनके परिष्कार के कुछ तरीके भी हैं। अब आइए उन तरीकों की बात करते हैं। तो नंबर 1 है आपका कि मृदा अपरदन के से बचाव के समस्त तरीके। हमने यहां पर पढ़ा था कि मृदा अपरदन एक समस्या है मृदा की, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए भी हमने काफी सारे उपाय पढ़े थे। तो उन उपायों को अपनाना भी एक प्रकार की जो समस्या है मृदा अपरदन की, उससे आप क्या कर रहे हो, मृदा को परिष्कृत कर रहे हो। ठीक है, आप सुरक्षित कर रहे हो। और दूसरा है जल निकासी का प्रबंध करना। हमने यहाँ पर एक कारण पढ़ा, जलाक्रांति एक प्रमुख कारण है। तो निश्चित रूप से अगर किसी भूभाग में जल का जो है संभरण हो रहा है, जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है, तो आप उसमें क्या कर दें, जल निकासी की उचित प्रबंध कर दें, तो निश्चित तौर पर वहां पे जल भराव नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका मृदा की प्रकृति के अनुसार उर्वरकों का उपयोग। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि मृदा की अम्लीयता एवं क्षारीयता मृदा की प्रमुख समस्या है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि अम्लीय मृदा होती क्या है, ऐसी मृदा जिसमें जो चूने की मात्रा जो है वो कम होती है, और क्षारीयता क्या होती है, जिसमें चूने की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो आप अगर कोई मृदा अम्लीय है तो क्या कर सकते हो, तो उसमें आप, जो कि ऑलरेडी उसमें चूना कम है, तो आप चूने को मिला करके मृदा की अम्लीयता को दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई मृदा है जिसमें क्षारीयता है, मतलब चूने की मात्रा अधिक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस मृदा में आप क्या है, लगातार जल का भराव कर सकते हैं। जल का भराव करने से होगा क्या कि जो चूना है वो जल में घुलनशील होकर क्या हो जाएगा, वो जमीन के निचले स्तर में पहुंच जाएगा, जिससे इसकी क्षारीयता दूर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका अधिकाधिक वृक्षारोपण करना। ठीक है, तो निश्चित तौर पर अगर हमारी भूमि बंजर हो रही है तो क्या करना चाहिए आपको कि उस क्षेत्र विशेष में आपको ऐसे पौधे उपजाने चाहिए जो इस बंजर भूमि को रोकने में आपके लिए मदद हो सकते हैं। इसके बाद नियोजित नगरीकरण एवं वनीकरण। तो नगरों का जो विकास हो रहा है वो भी एक सुनियोजित ढंग से होना चाहिए। जैसे कि नगर बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, तो उनको उनके दोनों किनारों पर वृक्षारोपण होना चाहिए। साथ ही आपने देखा है कि आजकल जो नगर बनते हैं वहां पर हर कॉलोनी के बीच में एक पार्क बना दिया जाता है। ठीक है, ताकि हो क्या, जो मृदा की समस्याएं हैं उन समस्याओं से उनको मुक्त किया जा सके। इसके बाद जो है तो वनीकरण को भी हमें बढ़ावा देना चाहिए लगातार। और नेक्स्ट है आपका सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो दोस्तों ये जो सामाजिक वानिकी है ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम भी था, एक कार्यक्रम भी था, जिसके तहत जो है सभी लोगों को मिला करके, समुदाय को मिला करके और उनको प्रोत्साहित करना है कि आप जो है अपनी निजी भूमि पर या सरकारी भूमि पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था हमारे समस्याग्रस्त मृदा के कारण और उस मृदा के परिष्कार के तरीके। तो आइए अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है इस पूरी इकाई का, वो है आपका जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन। तो सबसे पहले यहाँ पर दो चीजें आपको देखनी है कि जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, और जल ग्रहण क्षेत्र पर मृदा के संरक्षण के लिए कौन कौन से नियोजन या प्लान जो है बनाए या तैयार किए गए हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर कि भूमि की ऐसी इकाई जिसका जल निकास एक ही बिंदु या स्थान पर होता है जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर बताऊं मैं आपको, भूमि की ऐसी इकाई जिसका जल निकास एक ही बिंदु या स्थान पर होता है जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, आपने ऐसा कभी देखा होगा जैसे कि कोई नदी हो गई या कोई तालाब हो गया। ठीक है, अब इस नदी पे सोचिए कि जो जब वर्षा ऋतु में इस नदी को जल किन किन वितरिकाओं के माध्यम से पहुंचता है। जैसे कि मान लीजिए कि चूंकि जो पानी गिरता है, गिरने के पश्चात वो अंततः कहाँ जाता है, नदियों में या तालाबों में ही जाता है और फिर उसके बाद वो समुद्र में मिलता है। तो इस नदी तक ये पानी किन किन वितरिकाओं के माध्यम से पहुंचता है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं कि ये इस टाइप से पहुंचा, ये वितरिकाएं हैं और इसके माध्यम से ये जल जो है तो नदी में पहुंचा। तो इन वितरिकाओं का भी एक स्थान होगा कि ये स्टार्ट यहां से हो रही है। ठीक है, ये यहां से स्टार्ट हो रही है, ये यहां से, ये यहां से।
तो ये इनके माध्यम से पानी कहाँ गिरा, यहाँ गिरा, एक ही स्थान पर गिरा। इसके माध्यम से भी पानी यहीं पर गया, इसके भी माध्यम से यहीं पर गया। तो इन वितरिकाओं का भी जो क्षेत्र होगा वो किसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा, इस जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर। अब चूंकि दोस्तों ये जो वितरिकाएं हैं, ये वितरिकाएं भी जब अपने साथ जल को लाती हैं तो ये भूमि को अपर्दित करते हुए चलती हैं, ठीक है, उनका भी अपर्दन करती हैं। तो निश्चित तौर पर जब ये प्रक्रिया जो है लंबे समय से तक होती है तो भूमि की उपजाऊपन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, या भूमि कैसी हो जाती है, आपकी मरुस्थलीय हो जाती है, या भूमि बंजर हो जाती है, ठीक है। तो इसी बंजर भूमि या जो अनुपजाऊ भूमि है या मरुस्थलीय भूमि है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए हमने कुछ कार्यक्रम, या हमारे भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा जो है तो कुछ कार्यक्रम नियोजित किए गए हैं। उन कार्यक्रमों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा काम ये करना है, जो कि ये टॉपिक हमारे मध्य प्रदेश के सिलेबस पे है। तो भारत सरकार के द्वारा नियोजित कुछ कार्यक्रम हुए हैं, उनके नाम, और साथ में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नियोजित जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं मृदा संरक्षण के लिए इस क्षेत्र में, जल ग्रहण क्षेत्र पर। तो पहला आपका कुछ सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका DPAP, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र में विकास कार्यक्रम को चलाना है जो कि सूखे प्रभावित है, ठीक है, जहां पर बारिश नहीं हो रही है या ऐसे जल स्रोत जहां पर नहीं है, तो उन क्षेत्रों पर हमें विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसे ही सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम नाम दिया गया। इसके बाद दूसरा है मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो मरुभूमि जो है, मरुस्थलीय भूमि जो है, उसको रोकने के लिए या उन भूमि को में सुधार लाने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसे मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और शॉर्ट फॉर्म में बोला गया DDP कार्यक्रम। इसके बाद है समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इसका शॉर्ट फॉर्म है IWDP, ठीक है। तो बंजर भूमि में सुधार के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए उसी को क्या कहा गया, समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IWDP। इसके बाद है राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना NWP, ठीक है। तो ये जो जल ग्रहण क्षेत्र है, इन जल ग्रहण क्षेत्र में ये तीनों चीजें, सूखा संभावित, मरु और ये बंजर भूमि, इन तीनों का विकास करने के लिए जो है राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना NWDP चलाई गई है। तो देखिए अब यहाँ पर जो मैंने लिखा था बोर्ड में, जो नियोजन प्लान था वो भारत सरकार के द्वारा संचालित है, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये चलाई जा रही जल ग्रहण क्षेत्र में जो विकास कार्यक्रम है वो है आपका राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, ठीक है दोस्तों। तो चूंकि इनकी डिटेलिंग बहुत ज्यादा है तो उसको कंसाइज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने आपको जो है तो ये जो प्लान है जो भारत सरकार के द्वारा और जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो संचालित है उनके मैंने नाम दे दिए हैं यहाँ पर आपको। और निश्चित तौर पर मैंने जल ग्रहण क्षेत्र मैंने आपको जो बताया है उसमें आप समझ गए होंगे। तो उसी जल ग्रहण क्षेत्र में विकास करने के लिए ये सारे के सारे कार्यक्रम जो है संचालित हो रहे हैं। तो बाकी और जो डिटेल है हो सकता है कि मैं इसी चैनल के माध्यम से PDF बनाकर आप लोगों को प्रस्तुत कर सकूं। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो चैप्टर शुरुआत की थी हमने मृदा और संपूर्ण ये जो टॉपिक था आपका वो यहाँ पर पूरा होता है, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।